ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सुना था जो आया है वो जाएगा, यहाँ कोई अमर नहीं। पढ़ा था मृत्यु अटल सत्य है। समझा था राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जाना था शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान और कर्म के सिद्धांत। किंतु रहस्य ही रहे मृत्यु से छिपकर उससे बचने के उपाय। किंतु रहस्य ही रहे मृत्यु से छिपकर उससे बचने के उपाय। वर्तमान में उद्घाटित इस रहस्य से अभिभूत हुई मैं, नज़रबंद हूँ घर की चार दीवारी में। खेल रही हूँ आइस पाइस चोर बनाकर यमराज को, उसकी ढपी आँखों से छुपे रहते हुए कैद खाने में समय हो चला है रोमांच भरा। जाने क्यों याद आ रही है कहानी बिगुल वाले उस करिश्माई किरदार की, जो सदियों पहले आया था चूहों के उत्पात से नष्ट होते देश को बचाने, और अपने बिगुल की आवाज़ से चूहों को हिप्नोटाइज कर उतार आया था गहरे पानी वाली उफनती हुई नदी में। शायद इस बार उतर जाए कोरोना वायरस भी अंधे कुएं में, और यमराज चोर ही बना रह जाए। आइस पाइस खेलते इस उम्र में भी सांस रोक लंबे समय तक छिपे रहने का हुनर मुझ में बाकायदा जीवित है, यह जानकर बहुत खुश हूँ मैं। अब शेष है सिर्फ बिगुल वाले का करिश्मा देखना। सच होगा ना यह करिश्मा, होगा ना? होगा, होना ही होगा। दोस्तों, इस वक्त दूरभाष के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं आशिमा जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पढ़ाती हैं। आशिमा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में जो भी हमारे श्रोता इस वक्त नियमों का पालन कर रहे हैं और पूरी तरह से अपने घर में ही हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? ये जो सिचुएशन है, ये जो लॉकडाउन है, इसने हम सबको जो इंसान है एक ऐसे स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे हम अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं कि अब क्या, आगे चल के क्या होगा। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो। आज का दौर एक इतना अनसर्टेनिटी का दौर है जिसमें कहीं ना कहीं हम सब एक जगह पे आके खड़े हो गए हैं, जिसमें हमें हर रोज अपने से एक सवाल आता है कि अब क्या। पर इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हम इंसान है, हमारे में एक ऐसी क्षमता है कि हम किसी भी परिस्थिति से अच्छे से उसको जूझ सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आके खत्म हो गया है। अब 2 महीने हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अब हमें समझ आ गया है, इतना इंफॉर्मेशन आ गया है कि कोविड-19 क्या होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अपने आप से कैसे बचा जा सकता है। ये तो चलिए, एक डॉक्टर आजकल हर गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि हर रोज हाथ धोइए, जब भी कहीं से आए हाथ धोइए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। पर कहीं ना कहीं ये एक हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं बच्चों का केस ही लेती हूँ, ये जो ऑनलाइन जो आजकल हम एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं ये देखती हूँ, एक एजुकेशन एक ऐसा है जहाँ पे ये सबसे पहले नींव इस चीज की रखी जाती है कि हम एक सोशल एनिमल हैं, जहाँ पे गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप बढ़ता है।
आओ हम सीखने को मिलता है। पढ़ाई जब हम एक किसी स्कूल या कॉलेज की शिक्षा लेने जाते हैं, वहां सिर्फ हम एक शिक्षा पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, पर और भी चीजों के लिए जाते हैं कि कैसे हम आपस में अपना रिलेशनशिप बनाएं, कैसे हम एक दूसरे से बात करें कि क्या होता है। पर कहीं ना कहीं चलिए, अगर सिचुएशन की ये डिमांड है कि हम घर पे रहें, तो इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। अब कैसे? अब हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का टाइम मिल रहा है, हमें वो चीज करने को मिल रही है जिसके लिए हमारे पास आज तक वक्त नहीं था। मैं अपना ही उदाहरण बताती हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं। अब मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब इतने बड़े हो गए, और उनके साथ, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो सुबह स्कूल चले गए, मैं भी कॉलेज चले गई, रात शाम को आए, घर का काम किया, खत्म। बस शाम को रात को हस्बैंड आते हैं, खाना खाया और सो गए। हम सब अपने निजी जीवन में इतना व्यस्त हो गए थे कि हमें अपने सामने वाले के लिए ही वक्त नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे हम अपने परिवार वालों के लिए अपने एक दूसरे का सुख दुख देख सके, टाइम बता सके, तो कहीं ना कहीं ये सही है। और हमारे हाथ में ये है कि हम क्यों ना सुबह उठ के ही एक अपना रूटीन बनाएं, जैसे योगा करें, मेडिटेशन करें। अपने लिए कम से कम पूरे 24 घंटे के में से सिर्फ हमें क्या करना है, अपने लिए एक आधा घंटा निकालना है, जिसमें मी टाइम होता है, जिसमें हम अपनी योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये सोच सकते हैं कि बाकी के 23 घंटे हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या हमारे लिए जरूरी है। ये नहीं है कि हाँ, कुछ टाइम अपने घर वालों के लिए काम किया, अपना घर देखा, कहीं ना कहीं अपना ही घर है, अपना ही काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, और फिर ये सोचना चाहिए कम से कम हम तो घर पे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन लोगों का क्या, जो ये चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे ये पुलिस हो, नर्स हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, जो दिन रात लगे हुए हैं इस सिचुएशन के लिए, हम का काम करने के लिए, कई महीनों तक वो अपने घर नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो उस डर से गए हैं कि कहीं मेरी वजह से कोई मेरे परिवार वाला बीमार ना हो जाए। तो हमें घर में बैठे, जो एटलीस्ट मेरी इनसे ये है कि अगर हम घर पे बैठे हैं, एटलीस्ट इतना तो हम अपने लिए कर सकते हैं कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। हर रोज उठें और अपनी 5 चीजें या 6 या 5 चीजें देखें कि हमारे पास क्या है। हमारे हाथ खाली तो नहीं है, हमारे हाथ में जरूर कुछ ना कुछ है। अगर है तो उसमें क्या क्या हमें दिया है, और जो दिया है उस चीज का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक बार ये एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे बच्चे हैं कि जो बच्चे हैं, जैसे वो उनके में मेरे को जैसे कॉलेज से कई बच्चों को फोन आता है कि मैम हम क्या करें, रेस्टलेसनेस हो रही है, हमें होपलेस है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे चल के क्या होगा। हमने इतना यूनिवर्सिटीज में, बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है, हमने कैसे पढ़ाई होगी, हमारा करियर कहाँ आके रुक गया है। जाहिर सी बात है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा। पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये सबके लिए है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे कि हमारा क्या, तब हमें और परेशानी होगी। हमें ये सोचना है कि इस स्थिति को हम सबको मिलकर एक साथ लड़ना है, और कहीं ना कहीं हम सब इससे अगर अच्छे से निकल आए, तब हम जो चीज हमने जुलाई में शुरू करनी थी, हमें ये समझना चाहिए चलिए कहीं ना कहीं और 2 या 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा। पर हमें सबको एक साथ मिलकर इस चीज से लड़ना होगा। सबसे पहले अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा, अपने घर वालों का, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से ही घर पे रह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हम इसका एक और है, अब हम उनका दुख समझ सकते हैं। जब हम शाम को घर काम करके थक के आते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, वो तो शुरू से घर में बैठे हैं जी। अगर हम उनके साथ, अब हम उनका समझ सकते हैं कि अगर हम, वो तो घर में बैठे हैं, कि क्या हम उनके साथ 5 मिनट का अगर वक्त दे सकें,
तो हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई 5 मिनट का वक्त दे दे, तभी हम आजकल वीडियो कॉल करते हैं। अपनों से मिलने की चाहत, अपने से मिलने की जो बात है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चीज में इतना कुछ सिखाया है, इंसानियत क्या होती है। अगर अब हम घर आते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर एहसास रहेगा कि कोई हमारा बुजुर्ग हमारे सुबह से घर में इंतजार कर रहा है हमसे सिर्फ 2 मिनट की बात करने के लिए। आप तो बहुत ही ऐसा नहीं है। जी, बहुत ही अच्छी हाँ बात जी। आप यहाँ बता रही हैं। और ये आपने एकदम सही कहा कि इस लॉकडाउन ने, जब हम घर में ही हैं, एक लंबा समय घर में बिता रहे हैं, हमें एक अवसर दिया है उस पक्ष को समझने का जिसे हम लंबे समय से नज़रअंदाज करते आ रहे थे, कि हमारे परिवार के हम्म। वो सदस्य जो सिर्फ घर में ही हैं वो कैसा महसूस करते होंगे, ये हम आज समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच एक नज़दीकी बढ़ी है इसकी वजह से। यहाँ ये मैं आपसे जरूर। जी, हाँ यहाँ जी। मैं आपसे ये बात एक पूछना चाहूँगी जो हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे शेयर की है, कि हाँ बहुत जी। सारे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, या जिनका काम ऐसा था, जो रोज़ कुछ काम करते थे और रोज़ ही वो किसी ना किसी तरह पैसा कमाते थे। अब लंबे समय हम्म। से काम नहीं कर रहे हैं और आगे को ले, जो आगे की सिचुएशन है उसको लेकर भी अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है, वो खुद को कैसे तैयार करें इस समय के लिए और आने वाली चुनौती के लिए। इसका तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जैसे हमारे कि अपने आप को पहले पहचाने, क्योंकि ये हम इंसान हैं, हमारे में ये क्षमता है बहुत कुछ करने की। हम्म। कई तरीके हैं, आजकल तो इतना प्लेटफॉर्म खुल गया है, यूट्यूब है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग इतना हो चुका है जी। कि कहीं ना कहीं इतने तरीके हैं क्यों कि वो हम आगे आगे करें जो हमने कभी करा नहीं है। अभी बेसिकली हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की वो है। जैसे मैं अपनी जो सही है, जो घर पे कभी बैठे नहीं है, जो बिल्कुल खाली हैं, जो बिल्कुल जिनका कोई समाधान नहीं है पैसे कमाने का, जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से और एक मनोविज्ञान के जो मेरा सब्जेक्ट है उससे जरूर सीखा है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल, एक सोशल एनिमल हैं। हम इंसान में अगर हम अपने बारे में सोचें कि ठान ले कि नहीं हम कर सकते हैं, हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ निकल के आएगा। क्योंकि अगर हम ग्लास को आधा खाली देखेंगे तो हमारे सामने कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ हमें अंधेरा नजर आएगा। पर हाँ, अगर यही चीज हम जितनी है, तभी मैंने पहले भी कहा था, अगर हम सब अपने बारे में सोचे कि मेरे पास क्या है, ये सोचने के बाद अगर हम सोच लें अच्छा मेरे पास ये है, तो उससे कई चीजें बन सकती हैं। जैसे अगर आप सोचिए, अगर मेरे पास आज खाने के लिए सिर्फ यही है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, या तो मैं ये खाऊं या मैं नहीं खाऊंगी, पर भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो उस चीज को मैं, अब जो मेरे हाथ में है, मैं किसी तरह से भी स्वादिष्ट मन के खाऊं और सोचूं यही सब कुछ है और ये ही सबसे अच्छा है। तो बेसिकली एक ये सोच है हमारी। अगर हम अपनी सोच को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लें, उसके हिसाब से सोचे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इस स्थिति में संभालने में सक्षम रहेंगे। हाँ, ये जरूर है, इतना कहना आसान होता है कि सोचे कि हम और क्या कर सकते हैं, पर उसके अलावा पॉजिटिविटी, साइकोलॉजी, पॉजिटिव होने के अलावा हमारे पास एज सच अभी कुछ हाथ में नहीं है। तो पर अगर यही चीज को हम अपना लें अपने हाथ में, तो सब कुछ हो सकता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे कुछ हो, कुछ सब कुछ हम कर सकते हैं। जी, यानी कैसी भी परिस्थिति है, अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, थोड़ी हिम्मत रखेंगे, तो इससे हम निकल ही जाएंगे। निकल जाएंगे जरूर। और ये मैं खुद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद एक माँ होने, एक टीचर होने, और घर में एक बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, तो ये स्थितियां आती हैं, ऊपर नीचे होता है, पर हमें अपने आप को हम कैसे संभाल के खड़े होते हैं, तो फिर ही डर के आगे कुछ नहीं है। अगर जीतना है तो गिर के उठोगे और चलोगे तो जरूर अपनी मंजिल को पाओगे। जी, आशिमा जी, आपने बहुत ज़रूरी बातें हमसे साझा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को इन बातों से ज़रूर लाभ मिलेगा। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील गर्ग,
वरिष्ठ कान नाक गला रोग विशेषज्ञ आपसे कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस परिवार का एक नया सदस्य है जो पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसका संक्रमण हो चुका है और इसका अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका बचाव ही इसका इलाज है। तो कोरोना वायरस को फैलने के दो तरीके हैं। पहला हवा के कणों के द्वारा, दूसरा सतह के द्वारा, संक्रमित सतह के द्वारा। इससे बचने के लिए हम इन दोनों तरीकों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसके बचाव के लिए हमें सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए हमारी सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसका हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहना चाहिए और अगर मजबूरी में कभी जाना भी पड़े तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है जब भी हम बाहर जाएं हम मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि हम बाहर जब भी जाएं तो किसी भी सतह को बार बार न छुएं। अगर छूना पड़े तो बार बार हाथों को धोना है और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। और बाहर जब भी जाएं तो दूसरे किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आएँ। कोशिश करें कि उससे अगर संपर्क बन रहा है तो कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें या ज़्यादा अच्छा होगा 6 मीटर की दूरी रखें। जब भी हम घर वापस आएँ तो हमें दोबारा से हाथों को धोना है और कोशिश करें उन कपड़ों को भी इस्तेमाल ना करें और उनको अच्छे से धो लें। इसके अलावा हमें मास्क को इस्तेमाल करने की विधि भी पता होनी चाहिए। जब भी हम मास्क को इस्तेमाल करें तो सबसे पहले मास्क को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। उसके बाद मास्क को नाक और मुंह पूर्ण रूप से ढका हुआ होना चाहिए। मास्क की बाहरी सतह को बार बार ना छुएं। अगर मास्क को एडजस्ट करना पड़ता है तो मास्क की साइड वाली जगह को छू सकते हैं और उसके बाद भी आपको हैंड सैनिटाइजर या साबुन से हाथ को धोना है। इसके अलावा मास्क को जब भी आपको फेंकना है तो एक बंद डब्बे में ही फेंकें और उसको कभी भी ओपन में ना फेंकें, ताकि उसका संक्रमित सतह से दूसरों को संक्रमण ना हो सके। इसके अलावा आपको हाथ धोने के लिए कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना है, जिसके लिए मैं आपको एक विधि बताना चाह रहा हूँ। आपको जब भी हैंड सैनिटाइजर लेना है या साबुन लेना है तो उसको पूर्ण रूप से अपने हाथ में लें, उसको फैलाएं अपनी हथेली के ऊपर। उसके बाद सामने वाली सतह को अच्छे से रगड़ें। उसके बाद पीछे वाली सतह दोनों हाथों की रगड़ें। उसके बाद आपको दोनों उंगलियों को अंदर से फंसा के रगड़ना है। उसके बाद आपको अंगूठों को रगड़ना है, फिर नाखूनों को साफ करना है और उसके बाद कलाइयों को। ये WHO द्वारा बताया गया सबसे कारगर तरीका है हाथ को साफ करने का। ये 20 सेकंड के लिए करना है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि अगर कोई लक्षण आपको नज़र आता है कोरोना वायरस का, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना है। ये सब सावधानियां बरतकर आप इससे समाज और अपने परिवार को बचाने में मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ज्ञान, बुद्धि, मन और शरीर न जाने कितने चक्रों को भेदता, अनाम अंतःलोक में विचरण करता और छटपटाहट को भोगता हुआ चंदन बना। उनके मन मस्तिष्क में शायद ही कुछ अतपका रहा हो। जो ठान लिया उसके समस्त कारणों परिणामों की व्याख्या करते हुए उसे पूर्ण किया, और जो किया वो वामन से विराट होता चला गया। अपनी किशोरावस्था में एक परिचित के साथ गांधी जी को धूम्रपान का शौक चढ़ गया। दोनों इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि इससे क्या नफा है और क्या नुकसान। इन्हें तो थोड़ा आनंद उसकी गंध से मिल जाया करता था और थोड़ा धुआं उड़ाने के अंदाज से। धीरे धीरे यही अंदाज आदत बन गई। पैसे जेब में थे नहीं। उनके चाचा जी को बीड़ी पीने की आदत थी। चाचा जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते थे, काफी दिनों तक ये ठूंठ इन बालकों की इच्छा पूरी करते रहे। बीड़ी के ये ठूंठ हर समय नहीं मिलते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। अब नौकर की जेब से पैसे चुराना शुरू कर दिया। ठूंठ से बंडल पर आ गए। 2-4 हफ्ते में दोनों पूरे बीड़ीबाज हो चुके थे। इधर शौक आदत बन गई और उधर नौकर को भनक लग गई कि कोई जेब से पैसे चुरा लेता है। आवश्यकता ने एक पौधे की खोज की जिसका डंठल हूबहू बीड़ी की तरह जलता था। इससे धुआं उड़ाने की भरपाई तो हो गई,
पर गंध की सुगंध की लत अब हर पल बीड़ियां खोजने लगी थीं। मन नशे के अधीन हो चुका था। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। ये पराधीनता उन्हें अखरने लगी थी। एक दिन दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। आत्महत्या करें कैसे? जहर भी तो पैसों का आता है। पता चला कि धतूरे के बीज खाने से भी मृत्यु हो जाती है। वे जंगल में जाकर धतूरे के बीज ले आए। शाम का समय तय किया। आत्महत्या से पहले मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए और आत्महत्या की जगह निर्धारित कर ली। कुछ पल मन ही मन सोचा, अगर तुरंत ही मृत्यु ना हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों न बीड़ी की अधीनता ही स्वीकार कर ली जाए? दोनों एक बार फिर मंदिर गए। एक सवाल खुद ही से किया, एक जरा सी बीड़ी ने हमें इस कगार पर ला खड़ा किया, हमें चोरी सिखाई, हमारा शरीर जलाया और अब मरने के कगार तक ले आई। क्यों न खुद को बचा लिया जाए और इस बीड़ी को ही जला दिया जाए। गांधी जी के किशोर मन ने बहुत जल्द इस बात को समझ लिया था और फिर दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले मस्ती में अपने घर की ओर बढ़ चले थे। सामने क्षितिज पर सुर्ख सूरज धीरे धीरे डूबा जा रहा था और मन का सूर्य धीरे धीरे उदय हुआ जा रहा था। अकाल का ये चौथा वर्ष था। किसी के भी घर में अनाज के दाने तक नहीं रह गए थे। लोग गांव से निकलकर आसपास के जंगलों में जाते और कंदमूल ढूंढते। काल का विकराल तांडव नृत्य हो रहा था। पूना के पास देहू नाम का एक गांव, उस गांव में भी साहूकार की एक दुकान। साहूकार कहीं दूर से थोड़ा अनाज लाया था। एक ही दिन में सारा अनाज बिक गया। साहूकार उदार मन का था। उसने विपत्ति के समय में अपना घर भरने की नहीं सोची। उसने गांव भर में कहलवा दिया कि साहूकार के यहां अनाज आया है, सभी लोग पहुंच जाएं और अनाज ले जाएं। जिनके पास था और जिनके पास कुछ नहीं था, साहूकार ने सबको अनाज दिया, किसी को निराश नहीं किया। दुकान का जब सब अनाज उठ गया, तब एक स्त्री आई और रिक्त हुई दुकान को निहारने लगी। उधर साहूकार भी विवश था। स्त्री की याचना भरी आंखों को देखकर साहूकार उठा और उसने बिखरे दाने समेटने प्रारंभ कर दिए। इस समेटा समेटी में स्त्री अचेत हो गई और उसकी कुछ देर बाद मृत्यु हो गई। साहूकार के अंतःकरण से एक अभंग फूट पड़ा, जिसका अर्थ है, एक स्त्री अन्न अन्न करती हुई भूख से तड़पती देह छोड़ गई। लज्जा से मेरा माथा धरती में गड़ गया। मैं भी क्या करूं, इस दुख से ऊब गया हूं। सारा व्यवसाय चौपट हो गया है। ये अभंग कहने वाले साहूकार तुकाराम थे, जो आगे चलकर धर्म के सच्चे प्रतिनिधि बने। संत तुकाराम को व्यवसाय के चौपट हो जाने का दुख नहीं था। दुख था लोगों के भूख से तड़प तड़प कर मरने का। उनकी इस संवेदनशीलता ने उन्हें महान संत बनाया। तुकाराम के जीवन में कितनी ही विषमताएं आई, परंतु उन्होंने तो सीख रखा था, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों एक समान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। इस सीख को उन्होंने जीवन भर अपने आचरण में उतारा।
तभी साहूकार तुकाराम बने संत तुकाराम। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।